बाद कुछ ऊर्जा ने काम किया हो और तीसरा क्वेश्चन किसी को और समझ में आ रहा हो तो बात कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? कोई तीसरा क्वेश्चन और? तीसरा क्वेश्चन, हाँ जी, माइक दीजिए। हेलो, कब जीना, कहाँ जीना, कब तक जीना? ये मेरा क्वेश्चन है तीसरा। फिर से बोलो। कब जीना, कहाँ जीना, कब तक जीना? कब जीना? हर क्षण जीना, ठीक। कहाँ जीना, कब तक जीना, किस में आएगा? जैसे ये 7 दिन हम यहाँ पे हैं, ये 7 दिन हम यहाँ पे क्यों हैं? ये कैसे निकल के आया? कहाँ जीना, कब तक जीना? तो चाहे किसी के माध्यम से हमको ये भरोसा हुआ कि जीवन विद्या शिविर में जाने से जीना समझ में आता है, तो हम समझने के लिए चले आए। तो क्यों जीना है, कैसे जीना है खुलेगा, तो फिर कहाँ जीना, किसके साथ जीना, कब तक जीना, सब खुल जाएगा। तो बेसिकली कैसे जीना है को बात कर रहे हैं। कैसे जीना है कि ये सब क्वेश्चन है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन और किसी का? और कोई है? और कोई शेयरिंग हो गया? आगे बढ़ूं? तो क्या निकला? तीसरा क्वेश्चन निकला। अच्छा, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। नया क्वेश्चन नहीं। जीवन का अर्थ क्या है, शायद वो हो सकता है तीसरा क्वेश्चन। जीवन का अर्थ क्या है? जी, तो फाइनली जीवन के अर्थ का इतना ही मतलब है कि जब क्यों जीना है की बात कर रहे हैं तो जीने वाला कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अर्थ क्या है, सब उसमें खुलेगा ही। जी हाँ, धन्यवाद सर। तो इस चर्चा से ये निकल के आया कि मानव के पास 2 ही प्रश्न हैं और इन 2 प्रश्नों का उत्तर ना होने के कारण हमको जिंदगी में अनंत प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। ये ठीक हो गया? तो मूल में 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसलिए हमको अनंत प्रश्न जैसा लगता है। मूल प्रश्न 2 हैं। कितनी खुशी की बात, मात्र 2 क्वेश्चन 80 साल। सारी एजुकेशन, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारे माँ बाप, सारी यूनिवर्सिटी, सबको मिलके केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना है ना? तो देखिए, आराम का काम ये हो गया दो प्रश्न और 80 साल। अभी हमारे लिए 2 प्रश्न और 6 दिन। इससे ये परिभाषित हो गया कि जिंदगी जिसको हम बहुत फैला हुआ और बहुत अनंत प्रश्न जैसा मान रहे हैं, तो इससे ये परिभाषित हो गया कि जिनके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, जिनके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, या उसके पहले विद्यार्थी परिभाषित कर लें, जिसके पास जिज्ञासा है, इन 2 प्रश्नों के उत्तर को जानने की आशा है, जिसके पास ये जिज्ञासा है, उसका नाम विद्यार्थी है। देखिए, विद का मतलब ही होता है जानना। तो सही अर्थों में एक स्टूडेंट परिभाषित हुआ कि स्टूडेंट किसको बोलेंगे? स्टूडेंट किसको बोलेंगे?
कम से कम जिसको अपने प्रश्नों का पता है कि मैं क्या जानना चाहता हूं, जैसे सभा में कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ये क्यों जीना है कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा भी सभा में एक दो सैंपल होता है। किसी किसी को लगता है ये क्वेश्चन की जरूरत ही क्या है। तो अभी हमारी रोजमर्रा के प्रश्न कैसे हैं? अभी हमारी रोजमर्रा के प्रश्न कैसे हैं? आज शाम को क्या बनेगा और सुबह क्या बनेगा और है? रोजमर्रा के प्रश्नों में एक प्रश्न है, जिंदगी में चैन क्यों नहीं है? हाँ, ये तो 40-50 के बाद समझ में आता है। उसके पहले के क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिससे मैं चाहता हूँ उससे शादी होगी कि नहीं होगी, फिर ऐसी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी जॉब, ऐसा लाइफस्टाइल। हाँ जी, प्रणाम। पड़ोसी के घर में गाड़ी आ गई, हमारे घर में कब आएगी? हाँ अच्छा, अभी गाड़ी तक सीमित हो। जी सर। आप तो इस सारे क्वेश्चन क्यों जीना है से रिलेटेड हैं कि कैसे जीना है से रिलेटेड है। तो अभी हमारा सबका ध्यान क्यों जीना है पे तो बहुत कम मास सोचता है, कैसे जीना है पे हमारा ध्यान ज़्यादा है कि जॉब कैसी, मकान कैसा, गाड़ी कैसा, ना लाइफस्टाइल कैसा। तो सही अर्थों में क्या हम विद्यार्थी हैं? यदि ऐसा सोचेंगे तो हम सही अर्थों में अभी विद्यार्थी भी नहीं है, हमको वो क्वेश्चन भी नहीं पता है जिसको मुझको जानने की जरूरत है। जिसके पास इन दो प्रश्नों के उत्तर हैं उनका नाम माता पिता है, उनका नाम शिक्षक है। इसलिए विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है और शिक्षक 20 साल का हो सकता है। कैसा ठीक लगता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेकिन इससे यह भी परिभाषित हो गया कि माँ बाप होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो माँ बाप होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है पे हमारी क्लैरिटी हो। क्योंकि वो जो बच्चा आने वाला है, शादी होगी मतलब बच्चा आएगा, बच्चा आएगा वो पूछ रहा है क्यों जीना है, कैसे जीना है। ये दोनों चर्चा करने इस बार घूमने कहाँ जाएंगे। वो जिंदगी मांग रहा है, इनको लगता है कि हमारे अंगे अब ये तो हमारे घूमने फिरने के दिन हैं। तो दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो सही अर्थों में माता पिता परिभाषित हुए, शिक्षक परिभाषित हुए। हम कितने ही बड़े शिक्षक हो गए, क्या हमको शिक्षक होने की तृप्ति हुई? क्या जन्म देने मात्र से हमको माँ बाप होने की तृप्ति हुई? बोलो, हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो बोलो। तो जन्म देने मात्र से माँ बाप होने की तृप्ति नहीं हुई, स्किल पढ़ाने मात्र से टीचर होने की तृप्ति नहीं हुई, और स्किल को पा लेने मात्र से अपनी पहचान की तृप्ति नहीं हुई। इस बात पे ध्यान गया है ना? पहले डॉक्टर लोग अपने नाम के सामने DR लिखते हैं, उसका मतलब है किसी को इमरजेंसी हो तो सामने वाले को पता चल जाए कि डॉक्टर कौन है। फिर इंजीनियर को लगा कि यार हमारी कोई पहचान नहीं है तो उसने भी ER लिखना शुरू किया। कुछ दिन बाद मज़ा नहीं आया तो हटा दिया। तो इसका मतलब है इस बात को अपने में जांच के देखें, सभा में कितने लोग इंजीनियर हैं? इंजीनियर कितने लोग हैं? ये देखिए, इंजीनियर इतने सारे लोग। डॉक्टर कितने लोग हैं? डॉक्टर 1-2 हैं। ठीक, तो हम डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए,
या ब्यूरोक्रेसी में गए या व्यापारी हुए, इससे हमको जो पहचान मिली है, लेकिन उस पहचान से हमको कितनी तृप्ति हुई है, इसको हम अपने में जांच के देख सकते हैं। इसका मतलब है स्किल मेरी पर्सनैलिटी का एक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो मेरी पहचान का तृप्तिदायक आधार नहीं बना है, क्योंकि मेरी कोई स्किल है, मैं उसको बदल ही सकता हूँ। मैंने बेशक इंजीनियरिंग की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। इसका मतलब वो खुद में भी परिवर्तनशील है। और पहचान मैं कैसे चाहता हूँ, स्थायी होगी कि अस्थायी होगी? पहचान तो स्थायी होगी, तो उसका आधार परिवर्तनशील होगा कि स्थायी होगा? स्थायी होगा। इसका मतलब स्किल मेरी पहचान का आधार नहीं होता है, और फिर से घूम के गाड़ी वहीं जाती है। सापेक्षता में जब भी स्वयं को पहचानता हूँ, इसका नाम अहंकार है। सापेक्षता में, कंपैरिजन में जब भी मैं अपने आप को पहचानता हूँ, है ना, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता हूँ, इसी का नाम अहंकार है। और ये अहंकार जिंदगी के पास ले जाता है कि दूर ले जाता है? इंद्रिय भोग भी, अति इंद्रियों से अपनी पहचान को मानता हूँ, वो भी जिंदगी से दूर ले जाता है। अहंकार से अपनी पहचान को पहचानता हूँ, वो भी जिंदगी से दूर ले जाता है। तो जिंदगी का वर्तमान जीवन शैली का जिंदा रहने के धरातल पर हमारा सारा सफलता के सारे प्रयास जिंदगी के पास ले जाते हैं कि जिंदगी से दूर ले जाते हैं? इसलिए बड़ा प्रयास फिर शुरू करना पड़ता है। अनलर्निंग इज लर्निंग। फिर सारा अनलर्न करना होता है ना? वो इसी कारण से है। अनलर्न कहाँ से आ रहा है? तो अब समझ में आ रहा है कि जिंदा रहने के धरातल पर जो कुछ भी मैंने एजुकेशन पाया, जो कुछ भी सफलता मैंने पाई, ये फाइनली मेरे अहंकार का पोषण करता है। इसलिए एक दिन इसको अनलर्न करना होता है। चलिए, जहां ये उत्तर मिलता है, उसका नाम विद्यालय है। इसलिए विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है और घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? माइक पीछे, हाथ खड़ा करिए। हाँ, परिचय। प्रमोद जैन फ्रॉम जयपुर सर। विद्यालय को घर और घर को विद्यालय इसलिए होना होगा क्योंकि माता पिता को ही पता नहीं है कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जीना कैसे है। अभी हम जिंदा रह रहे हैं, तो हमारे जो शिक्षक हैं वो फर्स्ट माता पिता ही होते हैं। तो माता पिता ही हमको सिखाएंगे कि ज़िंदगी कैसी जीनी होती है। तो इसीलिए घर को विद्यालय होना ज़्यादा ज़रूरी होगा सर। तो जिंदा रहने के धरातल पर घर क्या हुआ? अभी जिंदा रहने के धरातल पर घर क्या हुआ? विद्यालय हुआ कि कुछ और हुआ? अभी तो विद्यालय ही हुआ। जिंदा रहने के धरातल पर जिंदा तो रह ही रहे हैं, अभी खाना तो जिंदा रहने के धरातल पर हमने झोपड़ी से 5 स्टार महल में घर की यात्रा की है। अभी पैसा आता है तो घर क्या हो जाता है? धीरे धीरे 5 स्टार होटल जैसा बन जाता है। एकदम हो जाता है सर, है ना? विद्यालय तो नहीं हुआ, बल्कि घर सही अर्थों में हमारा घर विद्यालय है कि भोग स्थली है? एक्चुअली तो भोग स्थली है। भोग स्थली। घर के सारे कमरों का डिजाइन देखोगे भी तो वैसा ही है सर। बरमूडा ट्रायंगल सुना है? सुना है सर। कितने लोगों ने सुना है बरमूडा ट्रायंगल? तो आदरणीय नागराज जी कभी कभी एक भाषा यूज किया करते थे। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? वहाँ पे कोई भी शिप, एरोप्लेन उसके ऊपर से निकलता है तो गायब हो जाता है। जितने लोग ढूंढने जाते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। तो आज तक उसका पता नहीं चला है कि वहाँ क्या हो रहा है। और वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा एरिया है, कई 100 किलोमीटर का एरिया है, ऐसा बोलते हैं। तो मानव भी बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया। बरमूडा ट्रायंगल मतलब, बरमूडा ट्रायंगल मतलब ब्रेड, बाथरूम, बेडरूम, ऐसा नागराज जी बोलते थे। ठीक,
हाँ है, कदरदान बोले। ब्रेड, बाथरूम, बेडरूम में मानव जाति गायब है ना, क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पर हमारा सारा सुख, सारी जिंदगी उतने में ही घूम फिर के सीमित हो जाती। तो इसलिए कहा कि विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि घर 5 स्टार होटल नहीं है, भोग की जगह नहीं है। सही अर्थों में आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? हमने पहले भी चर्चा किया था कि सही अर्थों में जैसे ही बच्चा भाषा पकड़ता है तो ज़्यादा समय खाने की चीज़ मांगता है कि ज़्यादा समय क्वेश्चन पूछता है। और ये भी हमने चर्चा किया था, एक छोटा बच्चा, प्री प्राइमरी का बच्चा ज्ञान के अर्थ में, चाहे हमारे माँ बाप ज़्यादा क्वालिफाइड हों, उसकी तुलना में वो टीचर का सम्मान करता है। इससे ये क्लियरली हमारे सामने निकल के आता है कि एक छोटा बच्चा, जिसको हम बच्चा मानते हैं, सही अर्थों में वो अपने ज्ञान की आवश्यकता को पहचानता है और उसके ज्ञान की आवश्यकता उसके जिंदा रहने की आवश्यकता से ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है, ऐसा वो स्वयं पहचानता है। इस पे हमारा ध्यान जाता है तो अब हमको समझ में आता है कि घर का स्वरूप कैसा होने की आवश्यकता है। तो एक छोटे बच्चे के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है क्या? आचरण पूर्वक जीते हुए माँ बाप। जिस चीज की तलाश में वो आया है, बच्चे के लिए, बच्चा यदि ठीक से किसी के आचरण को नोटिस करता है, वो माता पिता और टीचर के आचरण को नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है। यदि माँ बाप और टीचर के आचरण में उसको वो आचरण दिखाई दे जाए, क्यों हमारे बीच में इस बात की ना, किसी से पूछेंगे तो किसी से हम क्या पूछते हैं? बड़े होके क्या बनोगे? ये क्वेश्चन क्या बताता है? बड़े होके क्या बनोगे? वो व्यक्ति जिंदा है कि जी रहा है? जिंदा है। क्वेश्चन बताता है कि वो जिंदा है। यदि जी रहा होता तो क्या पूछता? यदि जी रहा होता तो क्या पूछता? देखा, इससे सिद्ध होता है कि सभा जिंदा है। जी रहा होता तो क्या पूछता, कैसे पूछता? बड़े होकर क्या बनोगे? क्वेश्चन ही नहीं पूछता सर, ये क्वेश्चन ही। अरे कुछ तो पूछेगा, क्या पूछेगा? बड़े, इनको माइक दो, इनको माइक दो। गुड। देखिए, भाव शिफ्ट होगा तो भाषा शिफ्ट होगी, पूरी की पूरी जीवन शैली शिफ्ट होगी। बोलिए। पूछेंगे कैसे जियोगे? कैसे जियोगे? बड़े होकर कैसे जियोगे? बड़े होकर कैसा जियोगे? तो एक बार तो उसका ध्यान चला जाएगा, यार जीना कोई चीज होती है। बनने का मतलब तो फिर वहीं घूम गया, इंजीनियर की, डॉक्टर की, आईएएस की, आईपीएस, किसान की, खेती उद्योग की। ये तो क्या बनोगे में पद बीच में आ गया एक तरह से। कैसा जियोगे तो आपने ध्यान दिला दिया कि जीना कोई चीज होती है। कितना बढ़िया। ऐसा हमारा ध्यान जाएगा हर चीज पे। जो कुछ हम घर में बोल रहे हैं, जो कुछ एक दूसरे से पूछ रहे हैं, है ना। तो विद्यालय को घर हो जाने से क्या मतलब है? हाँ, माइक ले लो। विद्यालय घर हो जाए मतलब जैसे बात हो रही है कि जीना है ना, तो जीना तो एक ही तरीके से हो रहा है, ऐसा शायद ऐसा मुझे समझ में आ रहा है।
तो जब कैसा जियोगे तो उसमें तो फिर शायद वेरिएंट्स भी आ गए कि इस हाँ तरह वेरिएशन है, कैसा जियोगे में यदि बहुत मोटे वेरिएशन ऐसे तो हजार, बहुत फाइन वेरिएशन तो बहुत निकल जाएगा। मोटा वेरिएशन निकलेगा कि जीव चेतना में जियोगे कि मानव चेतना में जियोगे। है मतलब यदि वेरिएशन देखने की बात कह रहे हैं कि क्वालिटी, जीने की क्वालिटी कैसी होगी, तो जीने की क्वालिटी का वेरिएशन तो बहुत बड़ा होगा, है ना, लेकिन उसका ध्यान तो चला जाएगा ना कि जीना कोई चीज़ है। मान्यवर ने जैसा पूछा कि विद्यालय घर हो जाए, तो इसका मतलब है कि बच्चा ये जानता है घर क्या है। हाँ। घर में वो सहज रहता है, घर में उस पर चीज़ें थोपी नहीं जाती। पहली चीज़, हाँ, घर वाले जी रहे होते तो थोपी नहीं, अभी तो थोपी ही जाती है। हाँ, लेकिन अब आपने पूछा कि हाँ, हमने एक आइडियल मान लिया कि घर ऐसा होता घर है, ऐसा होता तो फिर विद्यालय, हाँ। तो विद्यालय में भी विद्यार्थी होना ही अपने आप में है कि उसमें जिज्ञासा जागती रहे। जितना ज़्यादा जिज्ञासु रहेगा उतना अच्छा विद्यार्थी रहेगा। विद्यालय में अब ये होने लगा है कि उसकी जिज्ञासाएं दबाकर वो थोपना है जो विद्यालय चाहता है। मेरे शहर में 1000 स्कूल हैं, 1000 स्कूल में नर्सरी की 1000 तरह की पब्लिकेशंस की किताबें चलती हैं, और उनमें वो पोएम सिखाई जो वहाँ की टीचर को भी नहीं आती। तो ऐसी चीज़ें थोपना, तो शुरू से बच्चा जकड़न में आता जा रहा है, उससे वही सिखाया जाना जो वो चाहते। तो फिर विद्यालय यदि घर हो जाएगा तो विद्यालय जब फिर लेने की जगह होगा कि विद्यालय देने की जगह होगा? नहीं, देने की जगह होगा, देने की जगह होगा। अभी विद्यालय चलाने के पीछे कितने प्रतिशत लोगों का विद्यालय चलाने का मतलब है कि प्रॉफिट कितना होगा? 99.99 केवल माफी चाहता हूँ किसी का विद्यालय हो तो केवल दुकानदारी सी रह गई है, जो समझ में आ रहा है। तो यदि तो सही कमाना है, तो सही, कम से कम यदि प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, अभी हायर एजुकेशन की बात ना करें जी, तो सही अर्थों में विद्यालय है ही नहीं, जरूरत है। अपनी जीवन भर की पूंजी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का नाम विद्यालय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विद्यालय मिल ही नहीं रहे अभी, है ना, क्योंकि माँ बाप नहीं है जिन्होंने पैदा किया। जब उनको जिम्मेदारी नहीं है तो दूसरा कोई क्यों लेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा। तो हम तो खुशी मनाने गए, बीच में बच्चे टपक गए। ठीक, तो यदि जिम्मेदारी से पैदा ही नहीं, तो अभी हम एक अभियान चला रहे हैं जी कि यदि किसी मोहल्ले में अपने बच्चों को हम पेड प्री प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं, इसका मतलब हमने बच्चे जिम्मेदारी से पैदा नहीं किए हैं। जी, कैसा रहेगा? ऐसा कहना ठीक है कि नहीं? हाँ, पेट में ही भेज रहे हैं, है ना। तो बच्चे को तो विद्यालय में माँ की आवश्यकता है, तो वहाँ भी उसको एक वैसा ही वातावरण मिले। तो बहुत जल्दी निकट भविष्य में रायपुर में हम एक विद्यालय चलाते हैं जिसमें 50 बच्चे हैं और 25 टीचर को कम से कम प्री प्राइमरी प्राइमरी लेवल पे। देखिए, अभी यदि युवाओं से अभी पूछें कि समाज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तो क्या आंसर मिलेगा? समाज के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो भाई, गोरखपुर वाले, भीलवाड़ा वाले भी बोल सकते हैं। यदि किसी कॉलेज के बाहर खड़े होकर युवाओं से ये पूछोगे कि समाज से तुम्हारा क्या संबंध है, तो क्या आंसर मिलने की संभावना है? नमस्ते सर, मेरा नाम खुशबू है। अगर क्योंकि अभी मैं भी यंग हूँ, तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप समाज से आपका क्या संबंध है, तो मैं यही कहूँगी कि मतलब समाज में मुझे एक एज ए लड़की प्रेजेंट किया गया है और मुझे वैसे जीना है। और दूसरा, एज ए ह्यूमन अगर मैं देखूँ तो मेरा ये होगा कि मैं प्रॉब्लम से ढूंढूंगी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सोल्यूशन तो खैर अगर सीखूंगी समझूंगी तो सोल्यूशन निकलेंगे, पर अगर वो नहीं होगा प्रोसेस तो प्रॉब्लम सी। तो कहने का आशय ये है
कि एक बच्चे ने जब से जन्म लिया है उसने यही देखा है कि घर के अलावा मैंने जो कुछ भी पाया है वो पैसे से पाया है। ये बात ठीक है? एक बच्चा जन्म के बाद उसने यही ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ भी मैंने आज तक पाया है वो अपने परिवार के अलावा पैसे देकर पाया है। तो उसके लिए समाज नाम की कोई चीज है भी नहीं। समाज नाम की चीज उसके लिए कब बनेगी? जब एक बच्चा अपने घर के बाहर निकल के अपने मोहल्ले में जब वो प्री प्राइमरी एजुकेशन पाएगा या अपने मोहल्ले के लोग मिलके उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा, उसमें भाव का आदान प्रदान होगा, तो कम से कम एक प्राइमरी या 5th क्लास का बच्चा, 5 से 10 साल का बच्चा इस बात को महसूस करता है कि जितने प्यार से मेरे परिवार ने मुझको पाला है उतने ही प्यार से मेरे मोहल्ले ने भी मुझको पाला है। या कोई स्किल मेरे पास नहीं थी, कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी, वो मोहल्ले में किसी ने मुझको सिखाई है, उसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं है, वो संबंध पूर्वक भावपूर्वक मुझको उपलब्ध कराई गई है, तो उसमें समाज का स्वीकृति कैसा होगा? बढ़िया। तो धीरे से इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि बेसिकली जिंदा रहने के धरातल पर हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है। उपलब्धि के नाम पे एक ही चीज़ है, पैसा। इसलिए हमने अपने बच्चों की जिंदगी पे धंधा किया है। हम ऐसे लोग हैं। अभी छोटी स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, है ना? तो कहीं ना कहीं इस बात पे हमारा ध्यान जाएगा। इन्हीं शिविरों को पैसा लेके चलाया जाए तो कैसा लगेगा? शिविर निःशुल्क होता है। आप जो भी कुछ पे कर रहे हो वो भोजन का और आवास का पे कर रहे हो। यदि हम हापुड़ में शिविर चलाते हैं, जहाँ हमारा अपना केंद्र है, या रायपुर में शिविर चलाते हैं, वहाँ बिल्डिंग का भी खर्चा नहीं होता है, केवल भोजन का खर्चा, है ना, लगभग 300 रुपया पर डे पर हेड, जिसमें से 50 रुपया पर डे पर हेड डीजल में चला जाता है क्योंकि बिजली यूपी में कम आती है। तो लगभग 250 रुपया पर डे पर हेड में रहना, खाना पीना, 3 समय का भोजन, 2 समय का नाश्ता, है ना, सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। तो यदि ये ऐसा चलाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात, यदि ये ऐसा चलाते हैं तो क्या भाव आता है। और इसी में बढ़िया, अभी हम उत्तराखंड में शिविर कर रहे हैं, तो जितनी भी लोकेशन हमने देखी हैं उन लोकेशन में किसी भी तरह से करके देख लिया, पर डे पर हेड 1000 रुपये से कम सेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो भी बिल्डिंग हम ले रहे हैं उसका भी कोई चार्ज होगा ही, वो भी पर बेड का चार्ज है। रूम का चार्ज करेंगे तो और ऊपर चला जाएगा। तो लगभग 500 रुपया भोजन एक दिन का, क्योंकि पहाड़ पे थोड़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सब चीज़ें नीचे से ही ऊपर जाती हैं, और लगभग 500 रुपया 400 रुपया पर डे पर हेड बेड का, तो 1000 रुपया पर डे पर हेड का खर्चा आ जाता है। उसके बावजूद भी शिविर तो निःशुल्क ही है ना। हमारे बोलने का कोई पैसा या हमारे आने जाने का टिकट का कोई भार आपके ऊपर नहीं होता है। यदि ये शिविर भावपूर्वक किया जाता है तो इसका क्या मतलब होगा, और यदि इसको फीस लेके किया जाएगा, बोलने वाला 2-5 लाख की फीस लेगा, तो ये भाव कैसा होगा? कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा, है ना? फिर ये व्यापार हो जाएगा, फिर ये संबंध की अभिव्यक्ति नहीं होगा, फिर ये समाज नहीं होगा, है ना। बेसिकली परिवार का एक्सटेंशन ही समाज है, और समाज मेरे घर का आंगन है। उस सेंस में जब मैं बात करता हूं तो बेसिकली समाज मेरे लिए भाव रूप में एक्सटेंडेड फैमिली है। भाव रूप में मैं सबकी भौतिक आवश्यकता तो पूरी नहीं कर सकता, या कोई भी व्यक्ति, तो कोई एक व्यक्ति, यदि ब्लड फैमिली वो फैमिली है जिसमें भौतिक आवश्यकताएं और भाव की आवश्यकताएं, दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज वो बड़ी फैमिली है जहां भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, वो आवश्यकता अनुसार स्नेह सहयोग हो सकता है, कंडीशनल नहीं है, लेकिन भाव का आदान प्रदान उसी तरह से होता है जैसे परिवार में होता है। तो इस रूप में हम एक समाज को पहचानते हैं। इस रूप में जब हम समाज को पहचानते हैं तो सही अर्थों में विद्यालय उस मोहल्ले के बच्चों का घर हो जाएगा। बहुत जल्दी अहमदाबाद में कमल मंगल जी किधर हैं? कमल मंगल जी पीछे पहुंच गए हैं।
कमल मंगल जी के बहुत सारे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। लगभग कितने बच्चे हैं आपके स्कूलों में? 8,000? 8,000 बच्चे आपके स्कूलों में अभी हैं, ठीक। और जैसा पिछले 1 साल में आपने करवट बदली है, उसमें कहीं ना कहीं ये भाव आ गया है कि जो कुछ हमने अभी तक किया, जिस भाव से किया, लेकिन इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। और कमल मंगल जी ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि मोहल्ला स्कूल, उसको मोहल्ला स्कूल बोलें, अभिभावक स्कूल बोलें, जो भी नाम दें, विद्यालय की बहुत अच्छी परिभाषा है, अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति ही विद्यालय है। अभिभावकों की, विद्यालय पेरेंट्स का जॉइंट एक्सप्रेशन है। सारे पेरेंट्स मिलके अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति ही विद्यालय है। सारे पेरेंट्स मिलके अपनी ताकत एक जगह इकट्ठी करते हैं ताकि अपनी पूरी समझ को, अपनी पूरी स्किल को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकें। क्योंकि शिविर अभी थोड़ा प्री मैच्योर है। यदि हम मान लें अभी कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए, कि दोबारा लौट के हम ही आने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? दोबारा लौट के हम ही आने वाले हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए एक बेहतर समाज बना रहे हैं। मैं जहां भी लैंड करूं, वहां एक जीने का वातावरण होगा, वहां एक सुखद वातावरण होगा, वहां जिंदगी को छूता हुआ वातावरण होगा। मैं अपने लिए ही कोई तैयारी करता हूं सामाजिकता के नाम पे। खुश नहीं होते हो? कोई खराब बात बोली मैंने? ऐसे उदास हो गए हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया। आपने बोला ना क्यों जीना है, ये क्वेश्चन नहीं आया, पर मुझे एक चीज़ का आता है कि जो लोग डिप्रेस होते हैं उनके दिमाग में तो आता ही है मैं क्यों जी रहा हूँ। जिनके 60 से अबव हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो गई, अब वो बच्चे कर ले आगे, है ना, क्यों जीना है उनको। मतलब हमने अपना लाइफ काट लिया, तुम भी अपनी लाइफ काटो। मतलब जो डिप्रेशन में चला जाता है 60 के बाद कुछ करने को नहीं है, तो अब पता लगता है क्यों जीना है, कब तक जीना है, किसके तो लिए जब जीना सोचने है। का समय था तब सोच लिए होते क्यों जीना है, तो डिप्रेशन में जाते ही नहीं। तो डिप्रेशन हम सबके लिए सौभाग्य है। जो कमी है कि हम उसमें जिंदगी के नजदीक पहुंचते हैं, नहीं तो हवाबाजी में जी रहे थे। डिप्रेशन का मतलब जिंदगी से आमना सामना हो रहा है, बाकी सारा लटका झटका टूट गया है। हेलो आदरणीय भैया, इस बेबी ने जो बोला है कि 60 साल के बाद क्यों जीना है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस बात में या तो इनका ज्ञान पूरा नहीं है। मैं 70 साल का हूँ। आपके लिए थोड़ी का है सर? आपके लिए थोड़ी का है। क्या कह रहे हैं सर? आपके लिए नहीं कहा है। इन्होंने 60 साल से ऊपर वालों के लिए बोल दिया। हाँ, जो जिनके लिए बोला वो 60 के ऊपर है। नहीं तो मैं इनका अपडेट करना चाहता हूँ कि 60 साल के बाद ही परिवार में जिम्मेदारी कहीं खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी बच्चे पोते और क्या, पोतो खिलाओ। नहीं, खिलाने का काम नहीं है, वो आगे अच्छे जिए, हाँ, अपनी जीवन को अच्छा जीवें, उसके लिए अपन प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कहीं डिप्रेशन में नहीं होते हैं। ये इस नई जनरेशन को समझना चाहिए। नहीं, नई जनरेशन तो समझ रही है। उसका मतलब इतना ही कहने का है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका कोई अपना अच्छा संस्कार होगा, लेकिन ये बात गलत नहीं है, क्योंकि 60 तक पहुंचते पहुंचते जितना भी आवरण था पैसे का, पद का, यदि हमने जिंदगी को नहीं जिया है तो, यदि हमने जिंदगी को नहीं छुआ है तो, और जो कि अधिकार, आप आज ही आए हो क्या? नहीं, मैं तो ये दूसरा शिविर अटेंड कर रहा हूँ, कल से ही हूँ मैं। कल से हैं? भीलवाड़ा से ही हूँ। हाँ, तो कल से हैं, तो यदि कल से हैं और दूसरा शिविर अटेंड कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कि अब तो हमारी ये क्लैरिटी हो गई है हाँ। कि कितने प्रतिशत जिंदा हैं और कितने प्रतिशत जी रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बात ध्यान में आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों का जिंदा रहने के धरातल पर जो संवेदनशीलता वाला पार्ट है, उसकी वजह से उनका अपने परिवार के प्रति लगाव, उनका अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव की वजह से वो काफी लंबा खिंच जाते हैं, वो है ठीक ना। बात। तो उतनी बात अभी रखते हैं, तो उसके सोचने में या जो कुछ कहा उसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। बैठिए बैठिए। हाँ जी, तो कहाँ बात हो रही थी, कहाँ बात हो रही थी? तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि वाकई में समाज मेरे घर का आंगन है और मेरा बच्चा यदि खेलता है तो समाज में खेलेगा, है ना। आज लगभग दिल्ली की स्थितियां तो ऐसी हैं, यहाँ की स्थितियां अच्छी होंगी, दिल्ली की स्थितियां ऐसी हैं कि एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को खेलता हुआ छोड़ के घर में काम कर ले, ऐसा वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। और अभी तक तो लड़की को ही बोल रहे थे, अब लड़के को भी नहीं छोड़ सकते। और हमारे बचपन में हमने देखा था कि बच्चा सुबह घर से निकल गया तो दोपहर को आया कि नहीं आया और किसके घर खा लिया और किसके घर खेल लिया, यही पता नहीं चलता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जिस विकसित समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज में हमारा भय बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि समाज में विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यदि भय बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो हमको सोचने की जरूरत है कि फिर ये क्या हो रहा है। ठीक हो गया। तो इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि सही अर्थों में विद्यालय को घर हो जाने की जरूरत है और घर को विद्यालय हो जाने की जरूरत है। यदि एक मोहल्ले में 10 परिवार भी ऐसे होने लगेंगे, 5 परिवार भी ऐसे होने लगेंगे जो कि सही अर्थों में क्यों जीना है, कैसे जीना है से संपन्न होंगे, है ना। तो उस विद्यालय का, उस मोहल्ले का स्वरूप कैसा होगा? जिस दिन वो मोहल्ले का स्वरूप बदलना शुरू हो जाएगा, उस दिन समाज का ध्यान इस बात पे चला जाएगा कि जिंदा रहना और जीने में क्या अंतर हो सकता है। बढ़िया। चलिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी को इसका उत्तर मिल जाए, सभी को इसका उत्तर मिल जाए। इसका नाम समाज और सरकार है। यही समाज और व्यवस्था का काम है जिसको हम सरकार के रूप में पहचानते हैं। मूल काम इतना ही है। ये काम नहीं किया है तो तमाम विजिलेंस डिपार्टमेंट, विजिलेंस के ऊपर एक और विजिलेंस डिपार्टमेंट, और ये काम नहीं हुआ है तो हम अपनों से जूझ रहे हैं, है ना। तो सारी ऊर्जा हमने अपनों से दुख पाया और परिवार के बंटवारे तमाम हमने देखा। हाँ जी, बताइए कहाँ पहुंचे? तो क्या काम बचा आगे? आगे के लिए कितना काम बचा? केवल 2 क्वेश्चन पे बात करनी है ना। क्यों जीना है, कैसे जीना है, इस पे हमारी क्लैरिटी बन जाए ना। पहले कम से कम सूचना पूरी आ जाए। तो पूरी सूचना के लिए लगभग मध्यस्थ दर्शन में 12 बुक्स हैं। वो 12 शिविर का इतना ही मतलब है कि बुक्स पढ़ के समझने में मज़ा आने लगे। अभी प्रारंभिक दौर पे हमको शिविर ठीक लगता है क्योंकि शिविर हमारी रोज़मर्रा की भाषा में बात करता है। बुक्स में जाएंगे तो क्योंकि दर्शन अपने तरीके की, दर्शन की लैंग्वेज होती है, दर्शन की अपनी शब्दावली होती है। तो दर्शन की लैंग्वेज, उसकी शब्दावली, उसका मीनिंग, उसका आशय की क्लैरिटी हमारी बन जाए, इसका नाम शिविर है। शिविर एक प्रारंभिक यात्रा है। शिविर में समझना नहीं होता है। शिविर का इतना ही मतलब है 8 दिन बाद क्या उपलब्धि होने वाली है? 8 दिन बाद इतनी ही उपलब्धि होने वाली है कि क्या समझना है ये समझ में आ जाता है। और ये बात समझने लायक है, ये स्वीकार हो जाता है। ये बात समझने लायक है, ये स्वीकार हो जाता है तो फिर आगे की यात्रा धीरे से बुक्स की यात्रा शुरू हो जाती है। अभी आपके और ज्ञान के बीच में कोई व्यक्ति प्रबोधक के रूप में बैठा होता है। जिस दिन ये व्यक्ति एब्सेंट हो जाए
और ज्ञान और आपके बीच में तीसरे व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ना बचे, उस दिन आपकी यात्रा, वो कहते हैं ना ब्रेक इवन आ जाता है बिजनेस में, उस दिन हमारी जागृति की यात्रा में ब्रेक इवन आ जाता है जब व्यक्ति की आवश्यकता उसमें से न्यूनतम हो जाए और डायरेक्टली हम कंटेंट के साथ में जुड़ जाए। चलिए तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। क्यों जीना? क्यों जीना है? क्यों जीना है? तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख डालिए कि आप क्यों जी रहे हैं। सही आंसर नहीं लिखना है, किताबी आंसर नहीं लिखना है, सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं लिखना है। आंखें बंद करके पूछिए अपने आप से कि मैं क्यों जिंदा हूं, है ना? मैं क्यों जिंदा हूं? क्या पाने के लिए जिंदा हूं? मैं क्या पाना चाहता हूं? एक बार उसको लिख के साइन मार के डेट डाल दीजिए। पुराने लोग भी लिख दीजिए, लिखना चाहें तो, और लिखने के बाद उसको वापस पढ़ के देखिए जो आपने लिखा है, क्या मैं ऐसा हो गया हूं? क्या मैं ऐसा ही हूं? हाँ जी, हो गया? कितने लोगों ने लिख डाला? कितने लोगों ने लिख डाला? कितने लोगों ने नहीं लिखा? वो अपने आप से पूछें कि क्यों नहीं लिखा। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं तो लिख डालिए। हाँ जी, चलें? चलिए। अच्छा, यदि ये चर्चा करें कि क्यों जीना है, कैसे जीना में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना है इंपॉर्टेंट है? कितने लोगों को लगता है कि कैसे जीना है इंपॉर्टेंट है? ज्यादा बड़ा भाग कैसे में? गलत थोड़ी है, दूसरा ही दिन है। दूसरे दिन में आप क्या उम्मीद कर रहे हो? अपना अपना व्यू बताइए। जिन्होंने क्यों जीना है पे हाथ उठाया है वो क्यों मानते हैं कि क्यों जीना है इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने कैसे जीना है पे उठाया है वो अपना व्यू दें कि कैसे जीना है इंपॉर्टेंट है।
हाँ, पहले कैसे जीना है पे बात करें। कैसे जीना है वाले बोलें। जिन्होंने कैसे जीना है पे हाथ उठाया है, कैसे जीना है वाले हाथ उठाएं। हाँ जी, कैसे जीना है? इंपॉर्टेंट है क्यों की तुलना में। हाँ, क्योंकि क्यों जीना है तो उसका तो ये है कि क्योंकि मर नहीं सकते तो जीना ही है। कुछ भी है, तुम आदमी बढ़िया। और हाँ जी, कितने लोग इनके आंसर से सहमत हैं? मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। नहीं, मरने के आसान तरीके बोल के एक बुक आती है। हाँ, कैसे जीना है तो थोड़ा माइक दूर कर लीजिए, दूर कर लीजिए। हाँ, कैसे में ये हुआ कि बेहतर से बेहतर तरीका मतलब क्या हो सकता है जीवन के लिए, ऐसा विचार है। बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे कैसे जीना है वाले? कैसे जीना है वाले? हाँ जी। हेलो। जब लिख रहे थे कि क्यों जीना है, उसका जवाब लिखा था, तो अभी तक जितना सोचते थे वो हमेशा सारी चीज़ें जिंदा रहने के ग्राउंड पे आ रही थी। तो जब सब चीज़ें सोच रहे थे कि हाँ, ऐसा बोलते हैं हमेशा कि अब भेजा है तो कुछ पर्पस के साथ ही भेजा होगा, तो वो भी इनवैलिड लग रही थी। तो क्यों जीना भेजा भी है, ये भी कहाँ पता है? हाँ, वो भी मतलब अभी तक जो समझ है उसके किसने अकॉर्डिंग देखा है कि उसको भेजा गया है? वो भी है, पर मतलब वो कोई जवाब नहीं आया, ब्लैंक था माइंड। तो फिर लगा कि कैसे जीना, क्योंकि जब यहाँ पे भी आए थे तो ये सोच के नहीं आए थे क्यों जीना है वो सीखने जा रहे हैं, ये सोच के आए थे माइंड में कि कैसे जीना है उस लाइफ को समझने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों में तो मैं ब्लैंक थी पूरी, इसलिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलूं? कोई दूसरे ने तो माइक नहीं उठा लिया। हाँ, नहीं, आपके सामने कौन उठा सकता है? हाँ। माइक दूर कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों जीना है और कैसे जीना है, पास पास ही हैं दोनों प्रश्न। क्योंकि क्यों जीना है में मेरे पैदा होने में मेरा कोई हाथ नहीं रहा। जब जी ही गया, हो ही गया, तो अब तो प्रश्न ये बचा कैसे जीना है, वो तो वहीं खत्म हो गया। तो कैसे जीना है में मेरी पंक्ति नहीं है, अरस्तु की पढ़ी थी कहीं, लेकिन मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ उससे। 2300 साल पहले अरस्तु ने कहा, फिर मैंने, जैसे आप पूछते हैं, मैंने बहुत ढूंढा कि इसमें कोई अलग बात मिल जाए। उन्होंने कहा दुनिया में धरती पर कोई भी इंसान पैदा हुआ है, उसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, और वो है खुशियाँ पाना। खुशियाँ पाना, खुशियाँ पाना। तो मैं उससे पूरा सहमत हुआ कि हाँ, खुश रहने के लिए जीना है। बूमरैंग होती है, खुद खुश रहेंगे तो आसपास वाले भी खुश होंगे। दूसरा, जब पैदा होते हैं तो चाहे सही है गलत है, माता पिता का ऋण होता है। मैंने लिखा और लिखते टाइम ये देखा कि मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। तो मैं अगर 55 का हूँ, मेरी मदर है अभी 95 की, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको बिल्कुल जितना कोऑपरेट कर सकूं। वो ऋण ही है बहुत बड़ा, जो कभी उतरेगा नहीं, लेकिन उस लिए भी जीना कि अच्छे से उन्हें लगे कि एक ठीक संतान मैंने पैदा की। इसके अलावा जिस देश धरती पर रहते हैं, कभी भी संभव नहीं है कि हम सेना में जाएंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन जहाँ भी छोटी सी चीज़ में लग जाए कि इस देश धरती का कर्ज है, तो उसे उतारने के लिए जीना है। वो भी उतरेगा नहीं, लेकिन जहाँ छोटा सा भी काम कर सकते हैं अपने स्तर पर, वो करते हुए जीना। कैसे जीना में समाज का भी वही स्थिति है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। समाज में भी जो कुछ लिया है उसको जितने हम सक्षम हैं, चाहे भाव देने में, चाहे भौतिक चीज़ देने में, वो कुछ देते हुए जीना है। तो निश्चित रूप से वो जिस खुशी की बात कर रहा हूँ, आनंद की, वो ब्लिसफुलनेस आती जाती है। देखिए, ये भी एक सोचने की बात है। मैं से तमाम लोगों से बात करके देखता हूँ, तो जितने भी पुरानी साधनाएं हैं जिनके चलते हमको ये कुछ कुछ इस तरह के विचार आते हैं, इनकी संख्या लगातार घट रही है कि बढ़ रही है? तो सभी संप्रदायों में, सभी साधनाओं में साधकों की संख्या लगातार घट रही है। ठीक? और इस तरह के जितने अच्छे विचार हम व्यक्त करते हैं, इसमें भी यदि आने वाली पीढ़ी को बहुत विस्तार से देखेंगे तो उसमें भी हमारा ध्यान चला जाएगा। इसका मतलब है कि कोर में जाएंगे तो हो सकता है चीज़ें स्थिर हो पाएँ, किसी और रूप में हो पाएँ। देखते हैं। हाँ जी, लमिया जी ने फ़ोन मांगा, माइक मांगा था। आगे एक फ़ोन दीजिए, माइक आगे दीजिए। हाँ जी।
आगे आगे, इधर इधर इधर, तुम्हारे आगे पीछे। हेलो, अगर जिस दिन हमको ये मालूम पड़ गया कि कैसे जीना है, तो हाँ। हमारा उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि हमें क्यों जीना है। अच्छा, ये है इसमें, ये जैसे कई लोगों ने कहते हैं कि जियो और जीने दो, बल्कि ये होना चाहिए कि जीने दो और जियो। तो उसमें हमारा आंसर मिल जाएगा, पहले यही आएगा कि हमको कैसे जीना है। जब ये हमारा मालूम क्लियर हो जाएगा तो उसमें अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि क्यों जीना है। ऐसा आपने मान लिया। हाँ, उसमें हमारा लक्ष्य भी आ जाएगा, क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सब उसमें आ जाएगा। हेलो जी भैया, इसमें क्यों जीना है मेरे लिए सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। और क्यों का मतलब जब हम आंसर करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि क्यों से मेरा गोल क्या है वो निकल कर के आएगा, और कैसे जीना है वो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत मैं उस अपने गोल तक पहुंचूंगा जी। तो बढ़िया। वो प्रैक्टिस बढ़िया बढ़िया की बात है। बढ़िया। नमस्ते, मैं लमिया अहमदाबाद से। आपने अभी कहा कि दूसरा दिन है शिविर का, इसलिए कैसे जीना है वालों ने हाथ ऊंचा किया, लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जीवन विद्या में आने से पहले मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऑल रिलेटेड टू क्यों जीना है। वो जो फर्स्ट पॉइंट है, हमेशा जितने भी सवाल थे वो उसका फाइनल यही था डेस्टिनेशन के क्यों जीना है। तो लगभग 2014 के पहले तो जैसा नींद में ही सोए थे, कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ लाइफ चल रही है, खाना पीना, काम करना, बच्चे। 2014-15 के बाद से ये सब सवाल आने लगे और ये सारे क्यों जीना है पे आके अटकते थे। इसलिए मैंने काफ़ी सब जगह ढूंढना चालू की, साधना, डिफरेंट टाइप की विपश्यना हो या जहाँ जहाँ जाने लगी मैं। लेकिन जीवन विद्या के में आने के बाद मुझे अब कैसे जीना है सीखना है। क्यों जीना एक सवाल तो है ही, वो था इसलिए मेरी जर्नी शुरू हुई, बट मुझे यहाँ कहीं ना कहीं एक बहुत होप दिख रहा है कि कैसे जीना है अगर मुझे आ गया तो मेरे वो सवाल का जवाब तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल ही जाएगा क्यों जीना है। इसलिए फ़िलहाल मुझे कैसे जीना है सीखना है, इसलिए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जितने, हाँ जी साहब, आपने अभी बताया था लंच से पहले कि 80 साल की उम्र होती है, 76 का मैं हो गया। 4 बचे। जो जनरल व्यक्ति अपने जीवन में कराए वो सारे काम कर लिए हैं, तो ये 4 साल में क्यों जीना है मेरे को? इसमें मुझे क्या करना चाहिए जीने के लिए? सही जगह, आत्महत्या करने का कोई इरादा नहीं है। अभी सही जगह आ गए हो। हाँ जी। और क्या पता 4 की जगह 14 जियोगे। हेलो, हाँ जी, बोल लीजिए आप भी। हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। क्यों जीना है इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें जीवन दिया है, ओह शायद फिर मिले या न मिले, ओह, इसलिए जीना है। होए होए। दूसरी बात यह है कि हम मानव है, पशु से बिल्कुल भिन्न है। ओह, तो पशु तो अपनी के तरीके से जिएगा ही, लेकिन मानव की तरह हमें जीना है, इसलिए जीना है। तीसरी बात यह है कि दुनिया में हम अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना है तो जहर भी तो पीना ही पड़ेगा। सार इतना ही है जो लास्ट में बोला। मतलब सच्चाई बोलने के लिए कितनी पृष्ठभूमि बनानी पड़ती है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जीवन कैसे जीना है, तो ये तो यहाँ जीवन विषयक शिविर में सिखाया ही जाते कि कैसे जीना पड़ता है। अस्तु। चलिए, हाँ जी। तो देखिए, ये तो बहुत क्लियर दिखाई देता है। जब क्यों जीना है लिखा है तो आखिर हम पाना क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य एक बार निश्चित हो सके तो फिर उसको लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है, उसके लिए आगे की बात हम कर सकते हैं। तो यदि दोनों प्रश्नों में से देखें कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो कैसे जीना है से हम क्यों जीना है को पहचान लेंगे, ये बहुत उल्टा सा तरीका है। लेकिन क्यों जीना है पे क्लैरिटी हो जाए, जैसे एक बार तय कर लिया भी मेरे को मैथ्स में से 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, ये तय हो गया तो फिर मैं तैयारी कर सकता हूं कि मुझको क्या करना है। लेकिन मैं मैथ्स को कैसे पढ़ूं कि मेरे को लक्ष्य पता चल जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है ना। कहीं पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी।
तो सार बात तो इतनी है कि ये क्लैरिटी आए बिना कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, किसी ने भेज दिया, भगवान ने पैदा किया है, मर नहीं सकता, ये तमाम आंसर्स, बड़ी सभा है, मैं सबसे उत्तर लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आप तो थोड़ा सा शिष्टाचार में बोल रहे हैं। जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का शिविर करते थे तो उनसे पूछते थे कि क्यों जी रहे हो, बोले जी क्या रहे हैं, माँ बाप की गलती को झेल रहे हैं। और जब मैंने पहली बार ये आंसर सुना था तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था, फिर तो आदत पड़ गई थी, है ना, क्योंकि वहां तक तो वो पहुंच गए हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कोई बहुत सोच समझ के नहीं हो रहा है ना। तो इसकी क्लैरिटी ये हुई कि एक तो माँ बाप को भी नहीं पता है कि बच्चों को संसार में क्यों लेके आना है। इसका एक उल्टा फर्क ये पड़ा है कि युवा पीढ़ी में लगातार शादी ना करने वालों की संख्या या ऐसा मानने वालों की संख्या कि शादी करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या लगातार बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। और फिर शादी भी कर लें तो बच्चे क्यों करना है, ये भी क्वेश्चन आ ही रहा है, क्योंकि दोनों वर्किंग है, दोनों को देख के लगता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। एक दूसरे को देख के ये लग नहीं रहा है कि ये जिम्मेदारी उठाने लायक इसके लक्षण हैं। तो लगता है मेरी गले पड़ेगी क्या, अब मेरी गले पड़ेगी तो मैं ही क्यों पैदा करूं। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा शादी नहीं करने को लेके, एक युवाओं की मानसिकता या जिम्मेदारी ना स्वीकार करने को लेके, इसलिए वो डिंग्स करके चलता है ना। कितने लोगों ने सुना है डिंग्स? अभी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा है। डबल इनकम एंड नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स, जम के कमाओ, जम के घूमो फिरो, भोग करो, है ना, लाइफस्टाइल, इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जिंदगी यही है कि हर 6 महीने में सिंगापुर चले जाएं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है। तो सार बात क्या निकली? सार बात ये निकली कि मैं सूटकेस लेके निकल गया हूं तो कौन सी ट्रेन में बैठूं? अब लैंड तो किसी ने करवा ही दिया है आपको संसार में। उस पे तो आपको पता नहीं आपका अधिकार था कि नहीं था, और सूटकेस हाथ में है ही है, मतलब कल्पनाशीलता है ही है, कहीं भी जा ही सकता हूं। तो किस ट्रेन में बैठूंगा, कहाँ जाऊंगा, किस में बैठूंगा? जिसमें एसी होगा, बस उसमें। अपने लक्ष्य एसी है। बढ़िया। तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन स्कूल टाइम में आ गया कि मैं क्यों जी रहा हूं? स्कूल टाइम में ये क्वेश्चन कितने लोगों के मन में आया और उनको क्लियरली पता है? क्लियरली पता है। ऐसी भी एक छोटी संख्या हर शिविर में होती है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन कॉलेज के बाद आ गया? कॉलेज के बाद तो कहीं ना कहीं जॉब, शादी, इस सब को फेस करते करते हम थोड़ा जिंदगी के नज़दीक आते हैं, है ना। एक वर्ग ऐसा भी है जिसको सारी जिंदगी निकल जाती है और ये क्वेश्चन कभी आमना सामना ही नहीं होता है कि क्यों जीना है। हाँ, बड़ा वर्ग है वो। हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, नहीं मालूम है, ये एक बात है, लेकिन क्वेश्चन ही कभी नहीं आया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज तक ये क्वेश्चन ही कभी नहीं आया कि क्यों जीना है? हाथ उठाइए। इस शिविर से आने के पहले ये क्वेश्चन ही कभी नहीं आया कि क्यों जीना है। देखिए, ऐसा भी एक बड़ा वर्ग दिखाई देता है। खा पी के निकल जाने वाले थे ये लोग। ये दिमाग में ना आने का मतलब है पशु योनि में होना। अरे अब आप मानव होने का मतलब ही नहीं पहुंच रहा अभी आपके पास। देखिए अन्यथा ना लें। अब देखो, अब मैं अभी भी खुल के नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा?
तो ये सच्चाई है, मैं दिल खोल के कहना चाहता हूं, आपको अच्छा लगे तो भी बहुत अच्छा है और बुरा लगे तो भी अच्छा है ना? हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बुरा लगेगा तो उस पर आपका ध्यान चला जाएगा, है ना? तो देखो, मेरे को कोई आपसे पूजा पाठ लेना नहीं है, कोई आपसे दान दक्षिणा लेनी नहीं है ना? और कोई फीस भी नहीं ले रहा हूं। अभी भी ठीक नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? तो इसलिए देखो परिभाषित किया कि विद्यार्थी होने का मतलब है जिसके पास ये दो जिज्ञासा है। इससे कम में हम विद्यार्थी ही नहीं है। इससे कम में हमने अपने विचार की ताकत को कहीं इन्वेस्ट करने की जगह, अभी एक सुबह क्या बनेगा और शाम को क्या बनेगा, और सुबह शाम बनने के लिए पैसा कहां से आएगा? घर में एक आदमी कमाने की मशीन, एक आदमी खपाने की मशीन, या दोनों कमाने की दोनों खपाने की, लास्ट में यहां पहुंचे। इतना ही आया है हमको। ये सारे लक्षण खा पी के निकल लेने के हैं। मानव होने का, मानव और पशु में अंतर मात्र इतना है कि उसके पास सोचने की ताकत है। इसमें सभी की सहमति। मानव और पशु होने में मात्र इतना फर्क है कि उसकी सोचने की ताकत। मैं सुबह क्या खाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा और बच्चे पैदा करूंगा, ये तो पशु भी सोचता है। तो सुबह खाना और शाम को खाना और बच्चे पैदा करना और अपने आप को जिंदा बनाए रखना, इतना काम पशु कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारे पास थोड़ी कल्पनाशीलता है, थोड़ा हम अच्छे से करते हैं, कपड़े अच्छे कलरफुल पहनते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, और मोबाइल पे बात इतनी करते हैं कि सुबह क्या बनेगा, आज शाम को कहां जाएंगे। यहां से अभी आदमी शुरू नहीं हुआ है, अभी सही अर्थों में मानव शुरू नहीं हुआ है। ये अन्यथा ना लें बिल्कुल, पशु प्लस कल्पनाशीलता नहीं। अब मेरे को 7 दिन बाद घर भी तो जाना है। मैं तो बोला यहां जो बोलना है बोल ले, बाहर मिलते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक ये प्रश्न मन में नहीं आया, जिंदगी शुरू नहीं हुई। और जब तक इस क्वेश्चन को लेके पीड़ा नहीं बनी, जीना हराम ना हो जाए, नींद उड़ जाए, यहां से जिंदगी शुरू होती है। देखो कमल जी की 60 साल में जवानी। अच्छा बताओ, आप लोग तो इनके साथ रह रहे हो, है ना, जो टीचर्स आपके स्कूल से आई हैं। कमल जी में कुछ चेंज दिखता है कि नहीं है? दिखता है? अरे चेहरे वेरे में कुछ चेंज दिखता है कि नहीं? कुछ थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है? पहले से भी अच्छे ही हैं एनर्जी लेवल, लेकिन मैं बिल्कुल फेस रीड करता हूं तो मेरे को तो फेस में, आंखों में वो चमक दिखाई, जिंदगी मिलने की चमक दिखाई देती है? उत्साह बढ़ गया है। अब धीरे धीरे बोलती हैं, देखो। अच्छा, वो रहती। तो ये आदमी का जवानी जो है, शरीर से जवानी नहीं है, जिसका उत्साह बुलंद हो उसका नाम जवानी है। सुनील जी तो एवरग्रीन। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। सुनील जी के बारे में लोग चिंतित हैं कि सुनील जी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शिविर के लिए और उन पे दबाव आता हुआ दिखा। मैं 2-3-4 शिविरों के बाद नॉर्मल हो जाएगा। ये गलत नहीं है। इतने साल से हमने इतना तन मन धन लगाया है, इतनी तीव्रता के साथ काम किया है, पूरा घर, पूरा परिवार और पूरा सब कुछ अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है कुछ अच्छा देखने की तलाश में। इन्हीं आंखों से कुछ अच्छा दिख जाए, है ना। तो सुनील जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछला 25 साल 30 साल अपने आप को खपा दिया है समाज में बहुत पवित्रता के साथ, चाहे राजनीति उसका माध्यम रहा, चाहे समाज उसका माध्यम रहा,
अब जब कोई ऐसी बात मिल गई है जिसमें कि वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो केवल हमारी 1-2-4 की जिम्मेदारी नहीं है, सभी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो धीरे से वो सुकून हमारे भीतर आ जाएगा कि हाँ, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्यों जीना है मौलिक प्रश्न है। क्यों जीना है मेरी जिंदगी है। क्यों जीना है पे मेरा जितना मन स्थिर हो जाता है, जितना मेरा ध्यान स्थिर हो जाता है, जितनी उसकी आवश्यकता मेरी बन जाती है, उसके बाद कैसे जीना के साथ में उतना कमिटमेंट बना रहता है। नहीं तो कैसे जीना धीरे धीरे लूज हो जाता है। या फिर कैसे जीना है समस्याओं से बचने का नाम हो सकता है। जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आए, ये भी एक तरीका है कि मैं प्रॉब्लम के साथ जीना नहीं चाहता हूं, कैसे जीऊं कि प्रॉब्लम ना रहे, कैसे जीऊं कि प्रॉब्लम ना रहे, और कैसा जीऊं कि जिंदगी धन्य हो जाए। ये अलग तरह की बात है। तो इस सेंस में देखेंगे तो क्यों जीना है एक मौलिक प्रश्न है। मुझको लगता है ये रोज अपने आप से पूछ सकते हैं, रोज क्या आंसर मिलता है अपने आप को हम सुन सकते हैं। आखिर मैं क्यों जी रहा हूं, और ठीक से नहीं आता तो क्यों जिंदा हूं, अभी भी ना समझ में आए तो मर क्यों नहीं जाता। स्क्रू टाइट करो जितना कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि वो नहीं रहेंगे तो भी संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब 60-70 किलो का बायोमास है। आपके रहने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार का सादा साधन आप कंज्यूम कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं अपने दिल पे बोझ बनता है कि आखिर, क्योंकि मेरे जीने का पर्पस मुझको पता नहीं है। मेरे जीने का पर्पस मुझको पता है और मैं उसको डिलीवर करता हूं। जितना मैं संसार से लेता हूं उससे ज्यादा मैं डिलीवर करता हूं। अपना सम्मान किस बात का है? अपना सम्मान किस बात का है? मैं कम लेता हूं, ज्यादा देता हूं। अपने भीतर डिप्रेशन किस बात का है? बहुत ज्यादा लेता हूं और बहुत कम उपयोग। किसी कोई व्यक्ति खुश रहता है तो क्या बोलता है? कोई व्यक्ति खुश रहता है तो क्या बोलता है? मैं कुछ हट के करूंगा, अलग करूंगा, है ना, मेरी उपयोगिता को सिद्ध करूंगा, है ना। तो वो अपनी उपयोगिता को देख पाता है कि मैं कितने लोगों के लिए उपयोगी हूं। कोई व्यक्ति निराश है, उदास है तो वो क्या बोलता है? किसी को मेरी जरूरत नहीं है। किसी को मेरी जरूरत नहीं है, इसका मतलब मैं किसी के लिए अपनी उपयोगिता को नहीं देख पाता हूं और मैं बहुत उपयोगी व्यक्ति हूं। सूत्र है, लिख लीजिए। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। तो पूछिए अपने आप से कि मेरे होने की उपयोगिता क्या है। बढ़िया। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरी इंपॉर्टेंस क्या है? हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। वो कितना उपयोगी है। ऐसे पेन की इंपॉर्टेंस क्या है? और नहीं लिखेगा तो क्या होगा? डस्टबिन में। मानव की उपयोगिता क्या है? और उपयोगिता नहीं होगी डिप्रेशन में। उपयोगिता को ना फील कर पाना ही डिप्रेशन है। भौतिक वस्तु होगी तो डस्टबिन में जाएगी और मानव होगा तो डिप्रेशन में जाएगा। है सर, डिप्रेशन परिस्थितियों से मुकाबला न कर पाने के कारण आता है। हाँ, अपनी उपयोगिता सिद्ध ना कर पाने का नाम है। उपयोगी तो आप हैं, आपका उपयोगिता तो बहुत सारी है, आप तो बहुत जमीन आसमान एक करते हैं, आपके आसपास के लोगों के लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है ना, मतलब शब्द पर कर रहा हूँ सर, कि सिर्फ डिप्रेशन परिस्थिति पर काबू न पाने की क्षमता जो अरे उसका उतना ही मतलब हुआ ना कि आप उस परिस्थिति में, उस वातावरण में अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। एक ही बात है। जी, धन्यवाद।
इसका मतलब ये हर टाइम काम ही करता रहना चाहिए हमको, कि काम करने से उपयोगी रहेगा ना हम। हाँ, ये वो देखो, देखा, समझ में आया? मतलब कोई लेजर टाइम नहीं, सिर्फ काम करते रहो, उपयोगी। कितना सही एक्सप्रेशन है। तो जिंदा रहने के धरातल पे हम काम करने को ही उपयोगी होना मानते हैं। कितना बढ़िया। जिंदा रहने के धरातल पर हम काम करने को ही उपयोगी मानते हैं। जब तक पैसा कमा रहे हैं तभी तक परिवार उपयोगी मानता है। पैसा कमाना बंद कर दिया है, अब आप उपयोगी नहीं हो, ऐसा हम भी मानते हैं, ऐसा बाकी लोग भी मानते हैं। और हमने पैसा कमाना बंद कर दिया 23 साल की एज से, तो हमारा परिवार हमको 23 साल की एज के बाद ही अनुपयोगी मानता है। हम लोग अपने परिवार में अच्छे असफल लोग हैं। अभी तो नहीं है, पहले ऐसा था, अभी तो आजकल तो सफल मान रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिंदा रहने के धरातल पर स्वयं को शरीर मानते हुए हम पैसे को एकमात्र उपलब्धि मानते हैं। कोई पद मिल जाए और उसमें पैसा नहीं हो तो पद किसी काम का नहीं है। ऐसा भी देखने में आता है, ठीक? तो सारा पद इसी ना, और जिस पद में पैसा इधर से उधर जम के होता हो, उस पद के लिए 300 करोड़ रुपए तक दिए जा सकते हैं। एक कलेक्टर की पोस्टिंग इस देश में जहां महंगी वाली जगह है, उसके लिए 300 करोड़ 500 करोड़ तक का लेन देन हो जाता है। सब बिकता है, ठीक? इसका अर्थ यह हुआ कि फिर उपयोगी होना क्या हुआ? तो उपयोगी होना यह हुआ कि ये बात तो ठीक है, जिंदा रहने के धरातल पर तो ऐसा ही है जैसे आप सोच रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जीने के धरातल पर क्या होगा? देखो, बुद्ध महावीर जैन को गए कितने साल हो गए? 2500 साल। लगभग जैन और बुद्ध एक ही समकालीन है, तो लगभग 2500 साल। 2500 साल से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी उपयोगिता। हमको अपने परदादा का नाम याद नहीं होगा, पर गांधी जी की पूरी कहानी याद है। इसका मतलब है कि ये लोग हजारों हजारों साल के लिए जिंदा हो जाते हैं। तो उपयोगी होने का मतलब केवल काम करना नहीं है। उपयोगी होने का मतलब है आप एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो जाते हो और दूसरों को स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ होने की प्रेरणा दे पाते हो, उसका रास्ता दे पाते हो, दूसरों को ये भरोसा दिला पाते हो कि जीना संभव है, समस्या विहीन जीवन हो सकता है, दुख विहीन जीवन हो सकता है। आपके जीने को देखने मात्र से लोगों को ये भरोसा होने लगे, फिर बताना कोई खास बात नहीं है। जैसे मैं जो काम करता हूँ, इसमें क्या मेहनत है? बढ़िया कुर्सी पे बैठ के बोलते रहना है, इसमें और क्या करना है? हम बैठे बैठे थक जाते हैं, ये तो बोलना आपको एग्जॉस्टिंग लगता है बहुत। बोलना तब एग्जॉस्टिंग होता है जब आप मेमोरी से बोलते हो। जब आप मेमोरी से बोलते हो तो बहुत एग्जॉस्टिंग है, बोलना सबसे थकाऊ काम है। लेकिन जब आप भाव से बोलते हो, ये थकाऊ काम नहीं है। जीवन विद्या में आने के पहले भी हम गायत्री परिवार के मंच से वाटरशेड मैनेजमेंट और बहुत सारी बातें किया करते थे। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं शिविरों में इसको शेयर करता हूँ कि 13वें शिविर के 13वां वो हमारा 1 घंटे का भाषण हुआ करता था। ये मिट्टी 8 इंच की मिट्टी हजारों साल में बनी है और कैसे ये वेस्ट होती है, कैसे ये बचती है। तो 13वें भाषण के बाद, जिसमें कि 2000 की पब्लिक थी, मैं मंच के पीछे जाके उल्टी करके आया था। तो जब मैंने जीवन विद्या शिविर पहली बार किया था तो मेरे लिए 2-3 डर बहुत बड़े बड़े थे। एक डर ये था कि ये समझ में आ गया तो ये भी तो बार बार बोलना पड़ेगा, और किसी चीज़ को रिपीटेडली बोलना ये अपने बस का काम नहीं था।
कुछ डर और थे 2-3, लेकिन आज मैं इस बात को पिछले 20 साल से बोल रहा हूँ और अभी इतना इंटेंसिवली बोल रहा हूँ कि महीने में 3 शिविर भी हो जाते हैं। महीने का 3 मतलब 8 या 24 दिन नॉन स्टॉप बोलना। कितने लोग टीचर हैं शिविर में? टीचर समझ सकते हैं कि बोलना क्या होता है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम पैसे के लिए बोलते हैं, जब हम मेमोरी से बोलते हैं, ये बहुत थकाऊ काम है। जब हम प्यार से बोलते हैं, प्यार के लिए बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, ये थकाऊ काम नहीं है। और सही अर्थों में शरीर इस काम के लिए बना ही है कि वो जीने की बात कर सके। जब भी हम शरीर से वो काम लेते हैं जिसके लिए वो एग्जिस्टेंशियली बना हुआ है, वो सपोर्ट करता है। तो इस सेंस में कहना चाहता हूँ कि जीने के धरातल पर उपयोगी होने का मतलब है अपने आचरण सहित होना, भाव और विचार की स्थिरता के साथ होना। आवश्यकता अनुसार शेयर कर लेते हैं। तो 24 घंटे काम करके कहाँ हम उपयोगी हो पाए? 24 घंटे जो लोग काम कर रहे हैं, आज कॉरपोरेट में लोग काम तो कर रहे हैं, है ना, 12 घंटे 18 घंटे काम तो कर रहे हैं। ना घर में ठीक से जीना हो पा रहा है, ना ऑफिस में स्ट्रगल है, घर में स्ट्रगल है, अपने अंदर में स्ट्रगल है, कहाँ उपयोगी हो पाए? तो किसी कंपनी के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम चूस लिए गए, तो किसी कंपनी के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मैं यूज हो गया, ये मेरे होने का महत्व नहीं है। मैं यूज हो गया क्योंकि मुझको अपनी उपयोगिता का पता नहीं था। मैं जॉब करता था तब मेरे मन में ये सवाल था कि क्या मैं एक कंपनी के लिए प्रोडक्ट हूँ? मेरा वजूद इस कंपनी में क्या है? कंपनी जैसे हम एक मशीन रखते हैं, घर में एक मशीन रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, कार रखते हैं, कार में पेट्रोल डालते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं। कंपनी के लिए हम एक टूल जैसा है, मंथली भरण पोषण के लिए कुछ देती है और हमारी ज़रूरत है। मेरे सुख दुख से कंपनी को कोई लेन देन नहीं है, मेरी ज़िंदगी से भी कंपनी को कोई लेन देन नहीं है, तो मैं उसके लिए एक उपयोगी प्रोडक्ट हूँ। तो आदमी का वजूद ऐसा नहीं हो सकता है। तब मेरे पास कोई दर्शन नहीं था, लेकिन ये विचार उठते थे कि मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं किसी के लिए यूज़ होने के लिए मशीन नहीं हूँ। मानव होने का कोई पर्पस होता होगा, मानव होने का कोई मतलब होता होगा। ये जैसा चल रहा है ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं फिर से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानव के पास सोचने की ताकत है। सोचने समझने की ताकत की शुरुआत यहाँ से होती है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। इससे कम में मैं जिंदा रहने के लिए अपने सोचने की ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो स्किल्स हो सकती हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो इंजीनियरिंग हो सकती है, वो हमारी कोई स्किल हो सकती है। पर ऐसा करने के बावजूद मैं स्वयं की नज़रों में सम्मानित हो गया, जीवन तृप्ति पा गया, ऐसा हो नहीं सकता है। ये भी नियम है। बढ़िया। तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्यों जीना है तय हो जाए, मंजिल तय हो जाए तो सफर शुरू किया जाए। मंजिल ही तय नहीं है तो कहाँ के लिए चलूं, किस दिशा में चलूं, किस दिशा में चलूं जब मंजिल ही तय नहीं है। बढ़िया। तो मर नहीं सकता इसलिए जी रहा हूं, है ना। ये बहुत कॉमन आंसर है। इससे सॉफ्ट आंसर है परिवार के लिए जी रहा हूं। और परिवार वालों से पूछो तो बोले बस इसी से परेशान है। सर एक आज्ञा दे तो एक स्टोरी शेयर करूंगा मैं इसी के बारे में, बच्चे के बारे में। 1893 शिकागो। आपने पूछा था कि बताया था? नहीं, वो पहले बताना जो वो संदर्भ निकला था ना सर, तो बोलिए। शिकागो 1893 कुछ मालूम है आपको? विश्व धर्म सम्मेलन। और मैं उनका एक कोट देना चाहूँगा। कौन मुख्य वक्ता था ये तो सबको पता ही है, स्वामी विवेकानंद थे। तो विश्व धर्म सम्मेलन भाग लेने गए वो, और बाद में जब सभा खत्म हुई तो
जर्नलिस्ट जो थे वहाँ के लोगों ने उनको घेर लिया और बोला सर आज विज्ञान इतना उन्नति कर गया है, सब तरफ स्पेस में चला गया है और इलेक्ट्रॉनिक साधन बहुत आ गए हैं और बहुत आगे बढ़ गया है डेवलपमेंट, लेकिन लोगों में एक चीज़ नहीं गई है, वो कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, दंगे कर देते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह, ऐसा क्यों हो रहा है? तो विवेकानंद बोले सब बास्टर्ड है, अवैध संतान है, सब अवैध संतान है। तो अवैध संतान, हाँ, तो जर्नलिस्ट हक्के बक्के रह गए, ऐसा कैसे, हम तो अपने पेरेंट्स के संतान है। बोला नहीं हो आप, बच्चे 99% एक्सीडेंटल हो जाते हैं, अपने मन से नहीं कहते हो तो अवैध ही हुए। तो इसलिए ये चीज़ें फैल रही है। बढ़िया बढ़िया। तो चाय पी के आइए, फिर देखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।